क्या इंडिया में इलेक्शन सही तरीके से होते हैं या फ्रॉड तरीके से जीते जाते हैं? क्या हम ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ईवीएम को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं? इन्हीं क्वेश्चन पर एक किताब पब्लिश हुई थी जिसका टाइटल था डेमोक्रेसी एट रिस्क। ये बुक लिखी थी बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने। इस बुक में उन्होंने ईवीएम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और पेपर बॉलआउट को इलेक्शन का स्टैंडर्ड तरीका बताया था। इस बुक को मंजूरी भारत रत्न एल.के. अडवाणी ने दी थी। बुक का फॉरवर्ड भी एल.के. अडवाणी ने ही लिखा था। अब आप लोग कहोगे कि ये बात तो ओपोजिशन पार्टी बोलती है, लेकिन यही सेम बात बीजेपी वाले भी बोलते थे जब सत्ता में कांग्रेस थी। उस वक्त कांग्रेस ईवीएम को सही बताती थी और अब बीजेपी ईवीएम पर पूरी तरह से विश्वास करती है। 2 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और ये प्रोटेस्ट किया था एडवोकेट्स ने। उन्होंने अपने प्रोटेस्ट में ये नारा लगाया, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। लेकिन न्यूज चैनल पर यह न्यूज नहीं दिखाई गई। मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये भी नहीं दिखाता कि भारत में हर रोज बहुत सारे किसान आत्महत्या करते हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सरकारी सर्वे है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की सच्चाई सबके सामने आने के बाद लोग इस मुद्दे पर भी चर्चा करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कहीं हमेशा से तो पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह से इलेक्शन तो नहीं जीत रही। जिस पार्टी के पास ज्यादा पैसा हो वही अपना प्राइम मिनिस्टर बना देती होगी। लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ चुका है। इंडिया में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन क्या वो सही तरह से अप्लाई किया जा रहा है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम इलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन प्रोसेस की। हम में से बहुत सारे वोटर्स को इलेक्शन प्रोसेस का ही नहीं पता। इंडिया में बहुत सारे इलेक्शन होते हैं और हर इलेक्शन की बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। भारत का संविधान फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करता है। इसके अकॉर्डिंग भारत में 2 तरह की सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। भारत के पार्लियामेंट में 2 तरह के हाउस होते हैं, राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। ये कोई भी लॉज बनाते हैं और उसको प्रेसिडेंट से पास करवाते हैं। भारत में 3 तरह के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन जो कि अभी होने वाले हैं, इसमें टोटल 545 सीट्स होती हैं, जिसमें से 2 सीट्स प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रखते हैं। बाकी बची 543 सीट्स हर स्टेट में उनके कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं स्टेट्स की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। फिर उनके लिए वोटिंग की जाती है और जिस पार्टी को 50% से ज्यादा वोट्स मिल जाते हैं वो जीत जाती है। आम जनता अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर लोकसभा में भेजती है और उसके बाद उन सभी लोकसभा के मेंबर्स की भी वोटिंग होती है और जिस मेंबर को सबसे ज्यादा वोट्स मिल जाते हैं वो देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। इसके बाद होते हैं राज्यसभा के इलेक्शन। इसमें एमएलएज वोट करते हैं और राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। इसमें टोटल 250 सीट्स होती हैं, जिसमें से 238 सीट्स को एमएलए चूज करते हैं और 12 सीट्स को प्रेसिडेंट चूज करते हैं। राज्यसभा में चुना गया हर एक मेंबर 6 साल तक वर्क करता है। इसके बाद आते हैं स्टेट असेंबली इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन। यहाँ जनता वोट करती है और अपना विधायक चुनती है। ये सीट्स भी फिक्स्ड होती हैं स्टेट की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। किसी स्टेट्स में ज्यादा सीट्स हो सकती हैं, किसी स्टेट्स में कम सीट हो सकती हैं। जिस पार्टी को ज्यादा सीट्स मिल जाती है उसका चीफ मिनिस्टर चुन लिया जाता है। तो ये थे भारत में होने वाले इलेक्शन और उनका प्रोसेस। इन सभी इलेक्शन में एक चीज कॉमन होती है और वो होती है ईवीएम, जिस पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल जैसे कि क्या सच में ईवीएम को हैक किया जा सकता है? क्या सच में 20 लाख ईवीएम गायब हो चुके हैं? क्या डेमोक्रेसी डेंजर में है? और क्यों इलेक्शन कमीशन इन सारे सवालों पर चुप है? ईवीएम के प्रोसेस को समझने से पहले पेपर बॉलआउट के प्रोसेस को समझते हैं। वोटर जाता था वोटिंग बूथ पे, लाइन में खड़ा होता था जहां पर उसका वोटिंग कार्ड भी चेक किया जाता था। उसके बाद उसको एक पेपर दिया जाता था जिस पर वो अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट कर सकता था और उसको एक बॉक्स में डाल देता था। फिर उन बॉक्स को सिक्योरिटी में रखा जाता था और पूरी सिक्योरिटी के साथ उनकी काउंटिंग की जाती थी। लेकिन इस सिस्टम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स जैसे कि गुंडे बॉक्स को ही उठाकर चले जाते थे या फिर जबरदस्ती वोटिंग को मैनिपुलेट कर देते थे। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ चुकी है हमारे देश में। इसीलिए टीएन सेशन के अंडर ईवीएम मशीन को बनाया गया। पहली बार इन मशीन को 1999 में गोवा के इलेक्शन में यूज किया गया। फिर 2004 से लोकसभा के इलेक्शन में भी ईवीएम को यूज किया जाने लगा। लेकिन फर्स्ट जनरेशन ईवीएम रीप्रोग्रामिंग चिप के साथ नहीं आती थी। लेकिन 2014 से वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया गया। इस सिस्टम में प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, वही वोटिंग मशीन होती है, लेकिन इसके साथ वीवीपैट भी होता है। पोलिंग बूथ के बाहर एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसका एक बटन दबाने से आपका वोटिंग मशीन एक्टिव हो जाता है। अब ये यूनिट बाहर से ही एक्टिव होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी अंदर खड़ा बटन दबाता रहे और वोट डाल
डालता रहे। मशीन में आपको कैंडिडेट का नाम और वोटिंग सिंबल दिखाई देता है। उसके साइड में एक बटन होता है जिसके साथ में होती है एक एलईडी लाइट। जब आप उस बटन को दबाते हो तो वो एलईडी लाइट जलती है जिससे आपकी वोट रजिस्टर हो जाती है। इसके बाद वीवीपैट में लाइट जलती है और आपको आपके कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है सिर्फ 7 सेकंड्स के लिए। इसके बाद लाइट बंद हो जाती है और वो पर्ची एक डिब्बे में गिर जाती है। इसके बाद सेम प्रोसेस फॉलो होता है जो पेपर बॉल आउट के लिए भी होता था। सारी ईवीएम मशीन को पूरी सिक्योरिटी में रखा जाता है और काउंटिंग के दिन ईवीएम मशीन में एक बटन होता है जिसको दबाने से ईवीएम मशीन खुद ही बता देती है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े हैं उस मशीन में। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वीवीपैट की पर्चियों को भी काउंट कर लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने काफी सारे दावे किए हैं इलेक्शन फ्रॉड को कम करने के लिए। उनका दावा है कि ईवीएम मशीन की मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, एकदम सही से टेस्टिंग की जाती है। हर मशीन पर जीपीएस चिप भी होता है और चुनाव से पहले रैंडम प्रोसेस फॉलो किया जाता है। मतलब किसी को नहीं पता होता कि कौन सी ईवीएम मशीन किस पोलिंग बूथ पर जाएगी। सारी ईवीएम मशीन इंडिपेंडेंट होती है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती। मतलब अगर हैकर को उसको हैक करना हो तो हर एक मशीन को हैक करना पड़ेगा। इलेक्शन के बाद रैंडमली 5 ईवीएम मशीन के वीवीपैट को भी काउंट किया जाता है वोट्स को मैच करने के लिए। अब इलेक्शन कमीशन का मानना है कि इतने सारे स्टेप्स होने की वजह से इसको हैक करना नामुमकिन है, लेकिन यहाँ तो पूरा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन ही हैक कर लिया गया था, तो नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर मुद्दा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या फिर आप नहीं रह गया है। अगर ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है तो इसकी क्या गारंटी है कि चाइना या पाकिस्तान में बैठे हैकर ने हमारे देश के ईवीएम को हैक नहीं किया होगा। अब यहाँ पर मुद्दा देश की सिक्योरिटी का है और डेमोक्रेसी का है। भारत में ईवीएम 2 कंपनीज बनाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्हीं 2 कंपनीज के पास में लाइसेंस है ईवीएम को बनाने का। भारत में और कोई कंपनी ईवीएम को नहीं बना सकती। लेकिन यहाँ बीईएल के 4 डायरेक्टर सीधे सीधे बीजेपी से कनेक्टेड है। अब इनकी जो टेस्टिंग की जाती है वो की जाती है STQC के जरिए, जो कि सेंटर की ही एक एजेंसी है। दूसरी टेस्टिंग की जाती है टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के जरिए जिसमें 4 डायरेक्टर हैं और ये चारों वीवीपैट के पेटेंट डॉक्यूमेंट में भी इन्वेंटर की तरह रजिस्टर है, यानी जिसने उसको बनाया उसी को दिया गया टेस्टिंग करने के लिए। IT सेक्टर में भी जो टीम सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है वही टीम उसको टेस्ट नहीं करती, टेस्टिंग की अलग टीम होती है। तो ईवीएम में यहाँ कोई थर्ड पार्टी टेस्टिंग टीम नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने अपने ईवीएम के सोर्स कोड को ओपन सोर्स बना दिया है। मतलब देश का कोई भी नागरिक उस कोड को देख सकता है और उसमें बग ढूंढ सकता है, उसको टेस्ट भी कर सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने सोर्स कोड को ओपन सोर्स बना देती है ताकि उनमें और भी ज्यादा बग ढूंढे जा सके और उनको और भी ज्यादा सिक्योर बनाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर ईवीएम का वो सोर्स कोड ही है जो ये डिसाइड करता है कि बटन दबाने के बाद वोट किसको जाएगा। तो देश के लोगों को ये पता होना चाहिए कि सोर्स कोड में क्या लॉजिक लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके सोर्स कोड में कुछ छेड़छाड़ की गई हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन उस कोड को छुपा के रखता है। लेकिन लोगों का मानना ये है कि जो लोग ये कोड लिखते हैं उस टीम के जो डायरेक्टर हैं वो बीजेपी के लोग हैं। 2017 में बीईएल ने बताया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ऑलमोस्ट 20 लाख ईवीएम दिए हैं। ECIL ने भी यही कहा कि उन्होंने ऑलमोस्ट 20 लाख ईवीएम इलेक्शन कमीशन को दिए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बताया कि उन्होंने बीईएल से ऑलमोस्ट 10 लाख ईवीएम लिए हैं और ECIL से भी उन्होंने 10 लाख ईवीएम लिए हैं। तो इसका मतलब हुआ ऑलमोस्ट 20 लाख ईवीएम मिसिंग है। वो कहां गए ये बात किसी को नहीं पता। अगर आपको कोई आइडिया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब ये बहुत सारे ऐसे सवाल हो गए जिससे लोगों को नेगेटिव फील हो सकता है। अब इन सब सवालों का सोल्यूशन क्या है? एक्चुअल सोल्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर काफी सारे सजेशन दे रहे हैं। सोल्यूशन नंबर 1, सब जगह से पॉलिटिकल पार्टीज के इन्फ्लुएंस को खत्म कर देना चाहिए। किसी भी तरह का पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस ईवीएम मशीन की मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, और उनके अंदर जो कोड लिखा गया है उसको ओपन सोर्स बनाया जाना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि इसमें बग ढूंढे जाएं ताकि उस कोड को और भी ज्यादा सिक्योर बनाया जा सके। इसके बाद ईवीएम पर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं। ओपोजिशन पार्टीज का ये मानना है कि लोग वोट कहीं और डालते हैं और जाता कहीं और है। मेरा नंबर 3 था। मैंने जो है छोटी वोट अपने पार्षद पंजे पे लगाई है
और दूसरी वोट जो मैं मेयर प्रत्याशी के लिए मैंने हाथी वाला बटन दबाया और वोट जो है फूल का निशान पे लाइट जली है। तो इसके लिए सोल्यूशन नंबर 3, वीवीपैट में लाइट जलने पर हमको कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है जो सिर्फ 7 सेकंड तक दिखाई देती है। उसके बाद वो पर्ची एक डब्बे में गिर जाती है। वो पर्ची वोटर को मिलनी चाहिए। वोटर उसे देखे और कंफर्म करे कि यस मैंने इसी को वोट दिया था। उसके बाद वो उस पर्ची को एक बॉक्स में डाल दे। सोल्यूशन नंबर 4, काउंटिंग के टाइम पर ईवीएम मशीन पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए कि जो उसने बता दिया वही फाइनल है। वीवीपैट में जितनी पर्चियां हैं उनको भी काउंट करना चाहिए और मैच करना चाहिए। अब रिजल्ट भले ही 2-4 दिन लेट आएगा, लेकिन अगले 5 साल तक सभी ओपोजिशन पार्टीज चुप तो रहेंगी और शांति से अपना काम करेंगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।